मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक के दूसरे पार्ट का अध्ययन करेंगे। जैसा कि पहले ही आपको मैंने बता दिया कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक क्या हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इसके बाद बतलाया गया कि कैसे इनकी इंटरडिपेंडेंस है, आपस में पारस्परिक निर्भरता, यानी एक दूसरे से किस प्रकार से ये तीनों क्षेत्र निर्भर हैं, हाउ दे आर इंटरडिपेंडेंट अपॉन वन अनदर। अब इनका अध्ययन तीनों क्षेत्रकों की तुलना के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था में करना है। आप इसमें जब पढ़ेंगे तो लिखा है कि प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के विविध उत्पादन कार्यों से काफ़ी अधिक मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। साथ ही इन क्षेत्रकों में काफ़ी अधिक संख्या में लोग वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काम करते हैं। तो दो बातें निकल के आई कि इन तीनों क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है और इन तीनों क्षेत्रों में लोग काम करते हैं। तो एक तो कुल उत्पादन से संबंधित बातें आई और दूसरा काम करने से संबंधित बातें आई। इसलिए अगले चरण में यह देखना है कि प्रत्येक क्षेत्रक में, अब ध्यान दीजिए इन बातों पर, कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं और कितने लोग उस क्षेत्रक में काम करते हैं। तो इस चरण में दो बातें मोटे तौर पे पढ़नी है। नंबर वन कि अर्थव्यवस्था के इस प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कुल कितनी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती हैं, और दूसरी चीज़ आपको क्या अध्ययन करना है कि ये प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कुल कितने लोग काम करते हैं। तो एक रोजगार से संबंधित बात का अध्ययन करना है और दूसरा ये कुल उत्पादन से संबंधित। तो तीनों क्षेत्रों में आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन, आउटपुट कितना होता है, उसको कैसे मापते हैं, वह क्या चीज़ होती है, और तीनों क्षेत्रों में कैसे एम्प्लॉयमेंट लोग प्राप्त करते हैं। तो इसको समझने के लिए आइए हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं इस पर, ये इस बातों को अध्ययन करेंगे कि प्राथमिक, कक्षा 10वीं अध्याय 2, प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्रों की तुलना भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र के रूप में। अब देखिए इसकी जो दोनों बातें मैंने की कि प्रत्येक क्षेत्र में कितना वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है, यानी कुल उत्पादन होता है, और दूसरा पार्ट आप नोट करेंगे अपने नोट्स में, विभिन्न क्षेत्रकों में काम करने वालों की संख्या, अर्थात कुल रोजगार कितना है। अब जो ये कुल उत्पादन होता है, आइए हम पहले पार्ट का अध्ययन करते हैं कि तीनों क्षेत्रों में कुल उत्पादन कैसे होता है, क्या होता है। जो कुल उत्पादन होता है उसी का नाम मोटे तौर पे यहाँ हम लोग उसको अध्ययन करेंगे सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के रूप में, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये जीडीपी क्या है, इसको आपको जानना चाहिए। जीडीपी की बहुत लंबी, बृहद, चौड़ी परिभाषाओं में हम लोगों को बहुत अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हम मोटे तौर पे ये अध्ययन करेंगे कि जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्रों से निकला हुआ कुल उत्पाद, उसकी परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं हम कि एक देश की अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करने की है कि अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी कहते हैं। सो जीडीपी इज ए total production or output of a country in a particular year, the total output in a particular year of final goods and services, अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का, ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न उठता है ये अंतिम वस्तुएं और सेवाएं क्या है। अब इसको जानने के लिए
थोड़ा सा प्रश्न उठता है, उसको समझना होगा। ये आप नोट्स में नोट कर लें कि अंतिम वस्तुएं व सेवाओं की गणना कैसे होती है। इसके लिए हम ये फार्मूला मोटे तौर पर नोट कर सकते हैं कि उत्पादन के मूल्य को ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम उत्पादन के मूल्य को ज्ञात करते हैं। उत्पादन का मूल्य क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, Q इंटू P, क्वांटिटी इंटू प्राइस। यानी कुल उत्पादन का मूल्य, हम जैसे कहा जाए कि एक देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, तो आप कहेंगे इतना गेहूं का प्राइमरी सेक्टर में हुआ, चावल का हुआ, दाल का हुआ, चना का हुआ, मटर का हुआ और उड़द का हुआ इतने क्विंटल, फिर कपड़े का मीटर में, फिर दूध का लीटर में, फिर इतने ट्रैक्टर बने, इतने कंप्यूटर बने, इतने घड़ी बनी, इतनी फ्रीज बनी, इतनी कूलर बनी, इतनी साइकिल बनी, इतनी मोटरसाइकिल, इतने बल्ब बने, ट्यूबलाइट बने, इतने कुर्सियां बनी, पंखे बने, सोफ़ा बने, कापी बनी, किताब बनी, तो जूते बने, चप्पल बने, पेन बनी, घड़ियां बनी, रेडियो बने, मोबाइल बने, टीवी बने, बहुत सो ऑन। अब इस तरह से एक अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुओं का उत्पादन होता है। इसी तरह से सर्विस सेक्टर में, तृतीय क्षेत्र में बहुत सारी सेवाओं का उत्पादन, डॉक्टर की सेवाएं, परिवहन की सेवाएं, ड्राइवर की सेवाएं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की, वकील की सेवाएं, प्रशासन की सेवाएं, गवर्नमेंट सर्वेंट की सेवाएं, शिक्षक की सेवाएं, दुकानदार की सेवाएं, टेलर की सेवाएं, नाई की सेवाएं, वाशरमैन की सेवाएं। तो इस तरह से बहुत सारे सर्विस सेक्टर में लोग काम करने, सेवा देने वाले हैं। तो इनकी सेवाओं की गणना कैसे हो सकती है? तो अगर हम मूलतः वस्तुओं और सेवाओं को इस रूप में कैलकुलेट करें तो यह एक बड़ा ही बेतुकी स्थिति हो जाएगी और कैलकुलेशन हो नहीं पाएगा। तो मोटे तौर पर हम कैसे करते हैं कि कुल कितना उत्पादन हुआ, उनकी कीमत क्या है, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं Q इंटू P, क्वांटिटी इंटू प्राइस, प्रत्येक क्षेत्र के उत्पादन की, तो हमें उत्पादन का मूल्य प्राप्त हो जाता है। अब उत्पादन के मूल्य अंतिम वस्तुएं कैसे ज्ञात करते हैं? फाइनल गुड्स, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती वस्तुएं या आगतें। फाइनल गुड्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स आर इनपुट्स। मध्यवर्ती वस्तुएं या आगतें, ये फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से अंतिम वस्तुएं कैलकुलेट करते हैं। आइए हम उदाहरण आपको देते हैं, दिखाते हैं। ये माना कि एक अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं की गणना जीडीपी के लिए कैसे करते हैं। माना कि एक अर्थव्यवस्था में 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम और मोहन। एक किसान है, एक आटा मिल चलाता है और तीसरा मोहन जो है वो बेकरी वाला है। अब देखिए, माना कि राम जो किसान है उसने कुल उत्पादन का मूल्य, पहला दिए देखिए ऊपर लिखा हुआ है मध्यवर्ती आगतें वस्तुएं, और उसके बाद दूसरा है कुल उत्पादन और तीसरा है शुद्ध मूल्य वृद्धि। अब देखिए, उसने मान लीजिए कि कोई मध्यवर्ती वस्तु का प्रयोग न करते हुए उसने अपने खेत में 8 रुपये का उत्पादन किया गेहूं का। कुल उत्पादन का मूल्य उसका 8 रुपये रहा, मध्यवर्ती आगतें उसकी कितनी है? 0। तो 8 माइनस 0 इज इक्वल टू 8 यहाँ मिला। अब उसने 8 रुपये का ये गेहूं किसको बेचा? श्याम आटा मिल वाले को। श्याम ने उस 8 रुपये का गेहूं लेके 10 रुपये का आटा बनाया। अब उसने कुल कितनी मूल्य वृद्धि की? उसके कुल उत्पादन का मूल्य कितना हुआ? 8 रुपये का गेहूं लेके 10 रुपये का आटा बनाया तो कुल उत्पादन का मूल्य 10 रुपये हुआ। उसकी मध्यवर्ती आगत कितनी हुई? उसने लागत कितनी लगाया? 8 रुपये लगाया। तो कुल शुद्ध मूल्य वृद्धि कितनी हुई उसकी? 2 रुपये हुई। तो श्याम, अगर कहा जाए कि 10 रुपये का प्रोडक्शन किया तो 10 रुपये का नहीं किया, श्याम ने 2 रुपये की मूल्य वृद्धि की, क्योंकि 8 रुपये तो ऑलरेडी गेहूं के थे, उसको पीस करके आटा बनाया तो उसने 2 रुपये की मूल्य वृद्धि की। फिर वो 10 रुपये का आटा उसने बेच दिया मोहन ब्रेड बनाने वाले बेकरी वाले को। मोहन ने उस 10 रुपये का आटा लेकर के ब्रेड बना करके ग्राहकों को बेच दिया 15 रुपये का ब्रेड। तो 10 रुपये का आटा लेकर के मोहन ने 15 रुपये का ब्रेड बनाया, तो मोहन की शुद्ध मूल्य वृद्धि कितनी हुई? 15 रुपये हुई। उसका मध्यवर्ती आगत कितनी है, लागत कितनी उसकी है? आटा जो खरीदा उसकी कीमत कितनी है? 10 रुपये। 15 में से 10 को घटाया गया, आया 5। 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5। तो राम का कुल मूल्य वृद्धि कितनी हुई? तीनों की कुल मूल्य वृद्धि कितनी हुई अलग अलग?
कुल मूल्य वृद्धि अलग अलग उत्पादों कुल कितनी हुई? राम की 8 रुपये, श्याम की 2 रुपये और मोहन की 5 रुपये। तो कुल मूल्य वृद्धि कितनी हो गई? 8, 2, 10, 5, 15 रुपये। अब आप देखिए, या तो इस तरीके से अलग अलग सबकी मूल्य वृद्धि की गणना कर सकते हैं, और अगर इसकी नहीं की जा सकती, एक जटिल प्रक्रिया होगी, इसलिए सीधे जो अंतिम रूप से वस्तु जिसके पास प्रयोग होने के बाद फिर वो मार्केट में नहीं जाती है, वो ग्राहक के पास ही आ जाती है, अपना अस्तित्व खो देती है। जैसे ही प्रयोग में आती है फिर उसके बाद वो उसी प्रयोगकर्ता के पास ही या तो अस्थायी रूप से रहती है। जैसे मान लो किसी ने पेन खरीदा तो पेन वो यूज़ करने लगा तो पेन उसके लिए वहाँ अंतिम वस्तु हो गई। और अगर आपने डबल ब्रेड खरीदा तो खा लिया, तो या तो समाप्त हो जाती हैं या प्रयोग में ही रहती हैं, उसके बाद वो दूसरे हाथ में नहीं जाती हैं। तो इतना जोड़ने के बजाय अगर हम लास्ट में मोहन बेकरी वाले की जो वस्तु ग्राहकों के पास जाती है 15 रुपये की, उसी को अगर हम जोड़ लें तो सीधे हमें अंतिम वस्तु का मूल्य, कुल मूल्य वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। देखिए, अलग अलग 8, 2, 10, 5, 15 इस तरह जोड़ने पर, या ब्रेड अंतिम वस्तु की कीमत 15 रुपये, इस फार्मूले में, दोनों फार्मूले में दूसरा फार्मूला, पहला फार्मूला देखिए है 8 धन 2 धन 5 बराबर 15, और दूसरा फार्मूला है कि सीधे ब्रेड अंतिम वस्तु की कीमत 15 रुपये, सीधे आपको 15 रुपये प्राप्त हो जाते हैं। दोनों फार्मूले में दूसरा सरल है। अतः विभिन्न क्षेत्रकों की अंतिम उत्पादित वस्तुएं ही जीडीपी में शामिल होती हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर न गेहूँ शामिल होगा, न आटा शामिल होगा, बल्कि अंतिम रूप से ग्राहकों के पास जाने वाली 15 रुपये की ब्रेड ही शामिल होगी। तो ये सारी प्रक्रियाओं से, जटिल प्रक्रियाओं से बचा जा सकता है। अन्यथा दोहरे गणना की समस्या हो जाती। अगर हम राम का उत्पादन 8 रुपये जोड़ें, श्याम का उत्पादन कुल मूल्य 10 रुपये जोड़ें और मोहन का उत्पादन 15 रुपये जोड़ें, तो 8 धन 10 18 15 33 हो जाएगा। तो 33 कुल उत्पादन का मूल्य हो जाएगा। और मध्यवर्ती आगतें कितनी हैं? राम की 0, श्याम की 8, मोहन की 10। तो कुल 33 में से 10, 8, 18, 33 में से 18 रुपये घटाएंगे तो भी 15 रुपये आएगा। इस तरह से अंतिम वस्तु जो होती है उसी का मूल्य हम सकल घरेलू उत्पाद में शामिल कर लेते हैं। इसको एक तीसरे उदाहरण द्वारा ऐसा दर्शाया गया है। आप चाहें तो इसे भी नोट्स बना करके इसको भी अपने नोट्स में लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको अंतिम वस्तुओं की गणना प्राप्त हो जाएगी। यहाँ हमने लिखा है इसको, इस नोट्स को आप बना करके नोट कर सकते हैं। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुएं किस प्रकार से शामिल होती हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि ये आपने देखा कि तीनों क्षेत्रकों की किस प्रकार से अंतिम वस्तुएं, सेवाएं शामिल होती हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है, आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे। प्रत्येक क्षेत्र की विविध वस्तुओं और सेवाओं की हम गणना कैसे करते हैं, कुल उत्पादन को कैसे ज्ञात करते हैं, जब यहाँ आप पढ़ेंगे तो ये उदाहरण आपके पुस्तक में दिया गया है, बुक में, आप उसको देख सकते हैं। और लास्ट में ये देखिए पेज नंबर 23 पर ये दूसरा पैराग्राफ देखिए, मोटे अक्षरों में लिखा गया है बोल्ड में, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। तीनों क्षेत्रकों के उत्पादनों के योगफल को देश का सकल घरेलू उत्पाद SGU कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। यह किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। SGU सकल घरेलू उत्पाद अर्थव्यवस्था की विशालता प्रदर्शित करता है। अब भारत में सकल घरेलू उत्पाद मापन जैसा कठिन कार्य केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा किया जाता है। यह केंद्र सरकार का एक मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO। वह राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू उत्पाद संबंधी आंकड़े जारी करता है। यह मंत्रालय राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों के विभिन्न सरकारी विभागों की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं की कुल संख्या और उनके मूल्य से संबंधित सूचनाएं एकत्र करता है और तब GDP का अनुमान करता है।
इस तरह से आप जीडीपी में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की अवधारणा को आपने समझा। अब आपको कल मैं बतलाऊंगा कि इन विभिन्न क्षेत्रकों में किस प्रकार से ऐतिहासिक परिवर्तन आज़ादी के बाद से या विशेष रूप से 73-74 के बाद से अब तक कुल कितना परिवर्तन हुआ है, इसको अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में आपको समझाया जाएगा। आपको मोटे तौर पे सकल घरेलू उत्पाद किस प्रकार अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के रूप में गणना करके प्राप्त किया जाता है, इसको समझाया गया। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।